हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईएसआईसी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल एमसीक्यूज लेकर के आ रहे हैं। और इसी सीरीज में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड कुछ स्पेशल एमसीक्यूज, जो कि आप लोगों के लिए आपकी अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट एमसीक्यूज हैं, लेकिन ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट है और बार बार इन एमसीक्यूज को लास्ट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो उन्हीं एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को ध्यान से समझना है, सुनना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्केबीज। स्केबीज जो एक डिजीज है, वो कैसी डिजीज है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। तो स्केबीज होता क्या है, आइए जान लेते हैं हम। स्केबीज इज कॉज्ड बाय टिनी माइट्स, मतलब ये माइट्स के द्वारा स्प्रेड होने वाली डिजीज है। मतलब ये कैसी है, पैरासाइट। ठीक है, और इसकी वजह से स्किन के ऊपर रैशेज, इस तरीके के रेड कलर के स्पॉट हो जाते हैं। और वो क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है कि इसका जो माइट है वो स्किन के अंदर होल करके और एक बर बना लेता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं। उस बरो के अंदर जाकर के ये अपने आप को सेटल करता है और वहीं पर अपने क्या देता है, एग रिलीज करता है। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअल साइड देखें तो ये एक्चुअल जो डॉट्स हमको दिखाई दे रहे हैं वो ये एक्चुअल डॉट्स वाला साइट ये है, लेकिन उसके अंदर भी ये गुफा बना करके रहता है। अगर इसको अपन बोलें, बरो जो होता है उसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, माद बोल सकते हैं या गुफा बोल सकते हैं। तो ये जो माइट्स आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली है क्या है, माइट्स, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, पैरासाइट। तो ना ये बैक्टीरिया है ना ये वायरस है, ये क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है, जो कि स्किन के अंदर रहता है। तो ये आपको एक्चुअल डायग्राम दिखा दिया कि किस तरीके से सरवाइव करता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो scabies is caused by tiny mites and burrow into the skin. Scabies is an itchy skin rash caused by a tiny burrowing mite called Sarcoptes scabies. ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सार्कोप्स स्केबीज के द्वारा ये जो डिजीज है वो कॉज की जाती है। ठीक है, अब ये एक इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि स्केबीज है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि स्केबीज को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्या स्केबीज जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ठीक है, तो कम्युनिकेबल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगी। सेम थिंग कॉन्टेजियस डिजीज, कॉन्टेजियस डिजीज या इसको अपन कह लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। वैसे कॉन्टेजियस डिजीज जो टर्म है इसका मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने वाली डिजीज। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली कंटेजियस वर्ड को समझें तो कंटेजियस वर्ड जो होता है वो उन डिजीज को इंडिकेट करता है जिनका ट्रांसफर जो होता है वो कैसा होता है, वेरी फास्ट। ठीक है, तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन है इसके। कॉन्टेजियस का मतलब वेरी फास्ट ट्रांसमिशन वाली डिजीज जो होती है वो कॉन्टेजियस कहलाती है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट वाली जो डिजीज होती है उनको कई लोग बोलते हैं कि ये कॉन्टेजियस डिजीज के अंतर्गत आता है। तो इसके भी जो है वो कंटेजियस डिजीज है, मतलब ये कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमको मिल गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन। तो इनकी अभी हमने बात की थी कि जो स्केबीज का जो माइट्स है वो क्या होता है, पैरासाइट होता है। स्केबीज क्या है, एक माइट है। माइट मतलब पैरासाइट, जो कि पर्सन की स्किन के अंदर अपने आप को सेटल करता है ताकि वहां पर ये सरवाइव कर सके। क्लियर है, तो पैरासाइट होने के कारण, मतलब पैरासाइट है इसलिए ना तो ये बैक्टीरियल ना ये फंगल इन्फेक्शन। तो अपना जो ऑप्शन है सी एंड डी वो भी जो है आपका आंसर नहीं रहेगा। आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी, कंटेजियस डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट इज नोन एज। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। अब यहां पर आपको
ऑप्शन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि हमसे पूछ रहा है डेफिनेशन हमको दे दी है और हमसे पूछ रहा है कि जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो इन ऑप्शंस में से किसको इंडिकेट करती है। तो क्वेश्चन क्या था, कांस्टेंट प्रेजेंस इन डेफिनेट, मतलब एक फिक्स जियोग्राफिकल जो एरिया होता है, एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में ऐसी कोई डिजीज जो कि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है और जो कि बाहर से नहीं आई है, तो उस डिजीज को अपन क्या कहते हैं। देखिए 3 टर्म होती हैं हमारे पास, एपिडेमिक, पहली होती है एंडेमिक, दूसरी होती है एपिडेमिक और तीसरी होती है पेंडेमिक। तो ये जो डिजीज के कंसेप्ट्स हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, कौन सी डिजीज एंडेमिक है, कौन सी डिजीज एपिडेमिक है और कौन सी डिजीज पेंडेमिक है। तो पेंडेमिक के मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट 3 पेंडेमिक जो हुए हैं वो आपका हुआ है 1980 में, आपके हुआ है आपके HIV एड्स का, HIV एड्स का पेंडेमिक हुआ है। उसके अलावा जो लास्ट पेंडेमिक था वो 2009 में था, स्वाइन फ्लू। और उसके बाद अभी करंटली में हुआ है 2019 में, कौन सा, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 क्या डिजीज है, कोरोना वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, स्वाइन फ्लू जो है वो डिजीज है, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। HIV एड्स जो डिजीज है, HIV क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो ध्यान रखना, डिजीज और पॉजिटिव एजेंट का डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। तो ये लास्ट 3 पेंडेमिक्स हुए हैं। ठीक है, ये लास्ट 3 पेंडेमिक्स हुए, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब पेंडेमिक कोई भी डिजीज कब होती है, जब एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड होती है, मतलब जो कि कंट्री के बैरियर्स को क्रॉस कर जाती है, जो एक देश की सीमाएं होती है उनको क्रॉस कर जाती है, कई देशों में फैल जाती है। ठीक है, एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा, वो डिजीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। ठीक है, तो कई डिजीज ऐसी होती है जो कंट्री की बाउंड्री होती है उनको क्रॉस करती है, लेकिन उनको अपन पेंडेमिक की कैटेगरी में नहीं लाते। ठीक है, तो पेंडेमिक कौन सी डिजीज होगी, इसको इसका जो निर्णय है वो कौन करता है, WHO करता है। इसका निर्णय कौन करता है, WHO करता है। और WHO के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिनके आधार पर किसी भी डिजीज को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो पेंडेमिक डिजीज मतलब एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में होगी, उसको अपन पेंडेमिक कहेंगे। एपिडेमिक किस कंडीशन को कहेंगे, अगर सडन इंक्रीज हो जाए, अगर केसेस जो हैं किसी भी डिजीज के केसेस है वो सडनली इंक्रीज होने लगे और किससे ज्यादा होने लगे, जो आपके एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं, जो आपके एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं कि इतने डिजीज हो सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, अगर उस एक्सपेक्टेड नंबर से अगर ज्यादा होने लगे तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, एपिडेमिक कहेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक टर्म और है, आउटब्रेक। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो होती है वो आउटब्रेक से होता है, जब डिजीज जो है वो अपने एक्सपेक्टेड नंबर्स को क्रॉस करती है। तो यहां पर एक्सपेक्टेड नंबर्स की बात हुई है, तो यहां पर एक्सपेक्टेड नंबर्स क्या होगा, आपका इंसिडेंस रेट जो होती है। ठीक है, जैसे किसी डिजीज की इंसिडेंस रेट है 5%, इसका मतलब क्या है, 100 में से 5 व्यक्तियों को वो बीमारी होगी। ठीक है, इंसिडेंस रेट का मतलब क्या है, न्यू केसेस होता है, इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, न्यू केसेस। तो इंसिडेंस रेट 5% का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या टाइम ड्यूरेशन में या सीजन में 5% लोगों को बीमारी होने की संभावना है, मतलब 100 में से 5 लोगों को ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड नंबर है। अगर ये डिजीज जो है वो 10% या 15% लोगों को होने लग जाए, तब हम कहेंगे कि इसके जो केसेस हैं वो एक्सपेक्टेड नंबर से ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, आउटब्रेक कहेंगे। और अगर ये नंबर लगातार बढ़ता जाता है कि वो एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को, जो कि मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया में फिक्स नहीं रहता, वो दूसरे कंट्रीज को या दूसरे पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस कंडीशन को अपन कहेंगे एपिडेमिक। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो आपका डिफाइनिंग क्राइटेरिया है एपिडेमिक का वो क्या है, इफ देयर इज सडन इंक्रीज ऑफ द केसेस मोर देन द एक्सपेक्टेड नंबर्स। ठीक है, पेंडेमिक क्या होता है, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो
मैक्सिमम लोगों को सफर कर सके, ठीक है। और जो आपका जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम है, उस हेल्थ केयर सिस्टम को क्या करती है, वो स्ट्रेन करती है, उसको दबाव में ले आती है, उसको फेल कर देती है। आपका जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम है वो उस डिजीज को कोप अप करने में सक्षम नहीं होता है। उस कंडीशन में अपन क्या उसको डिक्लेयर करेंगे, टर्म पेंडेमिक, ठीक है। और एपिडेमिक जो कंडीशन है वो क्या होती है कि इसमें डिजीज एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहती है, और वो डिजीज जो है वो उस जियोग्राफिकल एरिया की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, उनको क्रॉस करके किसी दूसरे रीजन में या पार्ट में नहीं ट्रांसफर होती है, बल्कि वो वहीं लोगों में स्प्रेड होती रहती है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस कभी भी जीरो नहीं होंगे। इस पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ केसेज है वो कभी भी जीरो नहीं होंगे। जैसे मान के चलिए कि वर्तमान में 10 लोग जो है वो उस पर्टिकुलर डिजीज एक्स से सफर्ड है, तो अगर इसमें से 5 ठीक होते हैं तो हो सकता है 3 को ये डिजीज हो जाए, या हो सकता है 4 को ये डिजीज हो जाए। मतलब जो नंबर ऑफ केसेज है वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट इज नोन एज। अब एक्सटर्नल इनपुट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो डिजीज है वो कहीं बाहर से नहीं आई है, बल्कि कॉन्स्टेंटली इसी एरिया के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इसी एरिया के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे। क्लियर है? तो ये आपके 3 टर्म क्लियर हो गए। स्पोरेडिक जो डिजीज होती है उसका मतलब क्या होता है कि जहां पर डिजीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेगुलर नहीं है, उस कंडीशन को अपन कहते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आपके एंडेमिक आंसर जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी किसकी, आउटब्रेक की। आउटब्रेक जो है वो किसका पार्ट है, एपिडेमिक का पार्ट है। किसका पार्ट है, एपिडेमिक का पार्ट है। लेकिन अगर हम यहां पर इन्होंने एक स्पेसिफाई कर दिया वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब पक्षियों के लिए, तो पक्षियों में अगर किसी डिजीज का आउटब्रेक होता है तो उसको अपन बोलते हैं एपोर्निथिक। क्या बोलते हैं, एपोर्निथिक। तो ये आपको एज इट इज याद करना है, डेफिनेशन है एपोर्निथिक क्या होती है। तो एपोर्निथिक इज द आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज इन द पॉपुलेशन। क्या है यहाँ पर, वर्ड। यहाँ पर ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, वर्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक टर्म है, ये क्वेश्चन में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि एग्जाम में, ईएसआईसी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पैटर्न है वो इसी तरीके के आते हैं, ठीक है। नॉर्सेट का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चनिंग पैटर्न, वो अलग होता है, लेकिन ईएसआईसी का जो पैटर्न होता है वो बजाय नॉर्सेट के डिफरेंट होता है। बहुत सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड डेटा। आप हेल्थ रिलेटेड डेटा जो भी है पब्लिक के अंदर से, उसको आप क्या कर रहे हो, सिस्टमैटिकली कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो और इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। कलेक्ट आपने किया डेटा, डेटा को एनालिसिस किया आपने, तो एनालिसिस करने के बाद हमारे पास इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो राजस्थान में ये डिजीज ज्यादा है बजाय महाराष्ट्र के, या आसाम में ज्यादा है बजाय वेस्ट बंगाल के। तो ये जो इंटरप्रिटेशन आया, वो इंटरप्रिटेशन कब निकल के आता है, जब हम डिजीज का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इस तरीके का इंटरप्रिटेशन कब निकल के आएगा, जब हम डिजीज का एनालिसिस करेंगे। या फिर इस तरीके का इंटरप्रिटेशन आ रहा है कि ये जो डिजीज है वो मेल में ज्यादा होती है या फीमेल्स में ज्यादा होती है, या ये जो डिजीज है पर्टिकुलर रीजन की वजह से होती है, या ये पर्टिकुलर रीजन की वजह से होती है। तो ये सारा जो एनालिसिस निकल के आता है, ये जो सारा इंटरप्रिटेशन निकल के आता है, ये कब निकल के आता है, जब हम डेटा को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, नीडेड फॉर द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो हम पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब पब्लिक को जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं को लागू कैसे करें, प्लान कैसे करें और उनको इवेल्युएट कैसे करें, ठीक है। उनके इवेल्यूएशन से रिलेटेड कि जो हम दे रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, सर्विलेंस कहते हैं। इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द न्यू केसेस। क्या होता है, इट इज द न्यू केसेस। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग का मतलब भी क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। लेकिन इवैल्यूएशन किसका होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस का।
क्या आपने कोई प्लान इंप्लीमेंट किया, आपने कोई हेल्थ प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, या आपने कोई सर्विसेज इंप्लीमेंट किए, तो वो सर्विसेज जो है वो वेल गोइंग है या नहीं है, तो उसको लेकर के मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल इवैल्यूएशन की बात नहीं हो रही, आप इस डेफिनेशन को पढ़िए। यहाँ पर कंप्लीट एक पैकेज आप लोगों के लिए है कि आपने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करके आपने एनालाइज किया, उसके आधार पर आपने प्लान किया, प्लान करने के बाद आपने इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद फिर से आप क्या कर रहे हो, उसको इवेल्युएट कर रहे हो। तो जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपके सर्विलेंस कहलाती है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग जो है वो आपके सर्विलेंस का पार्ट हो सकता है, लेकिन मॉनिटरिंग एक ब्रीफ टर्म है, सर्विलेंस अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्विलेंस। कम्युनिटी असेसमेंट मतलब कम्युनिटी से रिलेटेड जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको असेस करना, वो कहलाता है कम्युनिटी असेसमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यूमुलेटिव बात हो रही है कि आपने डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, उसके बाद आपने प्लानिंग की, इंप्लीमेंट किया, इवैल्यूएशन किया। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज द सर्विलेंस। नेक्स्ट इज इनक्यूबेटरी कैरियर इज, देखिए सिंपल है, इनक्यूबेटरी कैरियर क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। ऑनसेट ऑफ डिजीज, एक्सपोजर, एक्सपोजर टिल ऑनसेट। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जब व्यक्ति किसी इन्फेक्शियस एजेंट के एक्सपोजर में आता है, कांटेक्ट में आता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो किसी इन्फेक्शियस एजेंट के इस पॉइंट पर एक्सपोजर हुआ है उसका, और इतने टाइम बाद उसका क्या हुआ, सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, तो एंट्री से लेकर के बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री से लेकर के बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो बीच का जो ड्यूरेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आज मैं किसी इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आया हूं, तो इमीडिएटली कांटेक्ट में आते ही मेरे अंदर डिजीज ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, मेरे अंदर साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो बैक्टीरिया, वायरस या फंगाई जो भी है वो मेरे अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करेगा, नंबर्स इंक्रीज करेगा, उसके कुछ टाइम बाद क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होते हैं वो कहलाता है ऑनसेट। तो ये जो बीच का ड्यूरेशन है वो क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, डिजीज अपीयर नहीं होती, इसलिए लोगों को पता नहीं होता कि मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन है या उनके अंदर कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वो किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन में वो किसी दूसरे पर्सन को बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड में जब कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम लोग पर्सन को आइसोलेट भी नहीं करते, क्योंकि होगा क्या, अगर हमारे अंदर सिम्टम्स आते हैं तो लोग हमसे डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हमको आइसोलेट कर देंगे, हमारे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया, वायरस के ट्रांसफर होने की या कम्युनिकेट होने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड में कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होता, इसलिए हम इस तरीके के कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शियस एजेंट के ट्रांसफर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। क्लियर है। तो अब यहां पे पूछा आपसे कि इंक्यूबेटरी कैरियर क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति जो कि इंक्यूबेशन पीरियड में है, ये चार ऑप्शन आपके पास। ए पर्सन कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग, एक व्यक्ति जो कि ट्रांसमिट करने में सक्षम है एन इन्फेक्शियस एजेंट टू अदर्स ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। क्लियर है, यहाँ पे अपन को फर्स्ट ऑप्शन मिल गया कि ऐसा व्यक्ति जो कि इंक्यूबेशन पीरियड में बैक्टीरिया, वायरस, एक पॉजिटिव एजेंट ट्रांसफर कर सकता है, वो कहलाता है क्या, इंक्यूबेटरी कैरियर। तो आपको आपका फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। दूसरा ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, पर्सन हु इज कंटिन्यू टू शेड डिजीज कॉजिंग एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिकवरी, ठीक है। इसको अपन मतलब जब व्यक्ति रिकवर कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं और व्यक्ति के अंदर से जो नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस है उन वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं तो वहां पे भी व्यक्ति जो होते हैं वो लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं और वो दूसरे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में आने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जो एजेंट है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो इस पीरियड को अपन बोलते हैं कॉन्वलेसेंट कैरियर्स। ये कैरियर क्या कहलाते हैं,
कॉन्वलेसेंट कैरियर कहलाते हैं। ए पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड एन इन्फेक्शियस डिजीज बट डिस्प्लेज, एक व्यक्ति जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट भी है और उसने डिजीज भी कॉज की है लेकिन कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर आया है, उसने मल्टीप्लाई किया है, ग्रो किया है, आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बॉडी में कोई भी स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं आया, और अगर आया कोई भी सिम्टम्स आए तो बहुत ही माइल्ड कैटेगरी के थे जो कि आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो सके। ठीक है, although unaffected by the disease themselves carries can transmit to the other। और जब आपके अंदर साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते तो वही फिर केयरलेसनेस वाली बात हो जाती है कि जब हमारे अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है तो हम दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से अपने आप को नहीं बचाएंगे। ठीक है, हम अपने आप को कब बचाते हैं? जब हमारे अंदर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं तब हम प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये जो कैरियर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक कैरियर कहलाते हैं, जिनके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, डिजीज है लेकिन कोई भी सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए पर्सन हु कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक व्यक्ति जो कि जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहलाता है केस। ठीक है, और कोई भी इसको अपन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नोमेनक्लेचर इसका कर सकते हैं, टर्म इसको दे सकते हैं हम। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन था इंक्यूबेटरी कैरियर इज, इंक्यूबेटरी कैरियर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो कि इंक्यूबेशन पीरियड में इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसफर कर सकता है वो कहलाता है इंक्यूबेटरी कैरियर। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। अब आइसबर्ग फिनोमिना है जो कि समझ लेते हैं क्या है आइसबर्ग फिनोमिना, क्या कहती है। देखिए ये आइसबर्ग फिनोमिना है। आइसबर्ग फिनोमिना क्या एक्सप्लेन करती है कि किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई डिजीज स्प्रेड होती है, उसका एपिडेमिक होता है, आउटब्रेक होता है, तो उसमें से केवल कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जो कि डायग्नोस हो जाते हैं, डायग्नोस हो पाते हैं या फिर कम्युनिटी के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो विजिबल केसेस जो होते हैं या डेथ्स जो होती हैं वो आपका क्या एक्सपोज्ड पोर्शन है। ये एक आइसबर्ग है, ये बर्फ का टुकड़ा है जो कि समुद्रों में ठीक है, ये इस तरीके से तैरता रहता है, जिसका कुछ हिस्सा आपको ऊपर दिखाई देता है और जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अंदर ही अंदर होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता। तो उस आइसबर्ग फिनोमेना से ये कंसेप्ट दिया गया है कम्युनिटी के अंदर कि इसमें जो कुछ लिमिटेड केसेस होते हैं जो कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम में डायग्नोस किए जाते हैं, उनके द्वारा आइडेंटिफाई इनको किया जाता है। क्लियर है? और जो कि कम्युनिटी के अंदर विजिबल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन ऐसा होता है जो कि इनविजिबल होते हैं। तो अभी हमने बात की थी लास्ट क्वेश्चन में एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक केसेस की बात की थी कि ये लोग जो है इन्फेक्टेड होते हैं, इनके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये व्यक्ति के जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है, लेकिन इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि ये ज्यादा कोई सीवियर डिजीज कॉज नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए ये पर्सन क्या रह जाते हैं? एसिम्टोमेटिक रह जाते हैं। तो ये जो पर्सन होते हैं वो नॉन डायग्नोस्ड छूट जाते हैं कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबमर्ज्ड पोर्शन, सबमर्ज्ड पोर्शन मतलब ये आपके आइसबर्ग फिनोमेना के अंतर्गत, ये तो आपका विजिबल पोर्शन और ये आपका अनविजिबल पोर्शन। ठीक है, ये सी लेवल है आपका समुद्र का स्तर, तो इसमें कुछ हिस्सा आपको विजिबल होता है। ये जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? सबमर्ज्ड पोर्शन। क्या कहलाता है? सबमर्ज्ड पोर्शन। ठीक है, तो सबमर्ज्ड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसे व्यक्ति जो कि आइडेंटिफाई नहीं किए गए कभी, अनडायग्नोस्ड केसेस, क्लिनिकल केसेस, डेड केसेस और ट्रीटेड केसेस, ये सब किसका पार्ट है? आपके ओपन या एक्सपोज्ड पोर्शन का। क्योंकि क्लिनिकल केसेस हैं, क्लिनिकल केसेस का मतलब ऐसे केसेस जो कि हेल्थ केयर सिस्टम द्वारा डायग्नोस किए गए हैं। डेड केसेस जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, तो जिनकी डेथ होगी वो ऑटोमेटिकली आप लोगों की नजरों में आएगा। और ट्रीटेड केसेस, ट्रीटमेंट कब होगा? जब वो डायग्नोस्ड होंगे, तो डायग्नोस्ड केसेस का ही ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रीटेड केसेस, क्लिनिकल केसेस एंड डेड केसेस, ये आपका किसका पार्ट हो गया? ओपन पोर्शन का। ठीक है, और अनडायग्नोस्ड केसेस किसका हो गया? आपके सबमर्ज्ड
पोर्शन का। तो ये जो क्वेश्चन है सबमर्ज्ड आइसबर्ग फिनोमेना, ये शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आइसबर्ग फिनोमेना आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन ईएसआईसी के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ वुपिंग कफ। वुपिंग कफ जो होता है क्या होता है? पर्ट्यूसिस। वुपिंग कफ जो होता है उसका क्लिनिकल नेम क्या है? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को अपन क्या बोलते हैं? वुपिंग कफ। इसके लिए अपन कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं? डीपीटी का वैक्सीनेशन करते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, ठीक है, जिसको कि अभी पेंटावेलेंट के साथ देते हैं, जिसमें 5 वैक्सीन होती है, ठीक है। और कौन कौन सी ऐड कर दी इसमें? हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, HIV, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। तो ये 2 वेरिएंट और ऐड कर दिए गए इंडीजी से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से 5 का कॉम्बिनेशन है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। इनका 5 का वेरिएंट मिलाकर के क्या बना? पेंटावेलेंट, ठीक है। तो पर्ट्यूसिस की हम बात कर रहे हैं। पर्ट्यूसिस कैसा इन्फेक्शन है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। और किसके द्वारा होता है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है, ठीक है। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है? व्यक्ति जब खांसता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ते जैसी खांसी उसमें होती है। इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? कुकर खांसी भी इसको अपन बोलते हैं, कुकर खांसी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति जब श्वास लेता है तो श्वास लेते वक्त आवाज करता है, और आवाज कैसी साउंड होती है? यहाँ पर वूप साउंड होती है, वूप के जैसी आवाज होती है। जब व्यक्ति इनहेल करेगा, फोर्सफुल इनहेलेशन, क्योंकि श्वास लेने में तकलीफ होती है, तो व्यक्ति क्या करेगा? श्वास को तेजी के साथ लेगा, फोर्स के साथ लेगा। और जब फोर्स के साथ लेगा तो उसके अंदर आवाज आएगी। कैसी आवाज आती है? वूप साउंड, जो कि कैसी सुनाई देती है हमको? कुत्ते जैसी सुनाई देती है, जैसे कि कुत्ता जो है आवाज निकाल रहा हो। तो कुकर खांसी इसको अपन बोलते हैं। कुकुर जो होती है, कुकुर संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कुत्ता या डॉग, ठीक है। तो कुकर खांसी इसको अपन बोलते हैं। वुपिंग कफ वुप साउंड प्रोड्यूस करता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है। और इसका स्प्रेड का तरीका क्या है? अब आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से स्प्रेड होते हैं। उनका इजी स्प्रेड करने का तरीका क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हो तो उससे भी ये डिजीज हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपके इन्फेक्टेड सीक्रेशंस, जैसे आप किसी व्यक्ति ने खांसा और खांसते वक्त हाथ को अपने मुंह पर रख लिया, तो जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो उसके हाथ पर सेटल डाउन हो जाएगी, उसका हाथ कंटेमिनेटेड हो जाएगा। अगर वही हाथ से वो किसी दूसरे पर्सन को हैंडशेक करेगा, हाथ मिलाएगा, तो यहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट दूसरे व्यक्ति के हाथ पर ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर उस व्यक्ति ने अपने हाथ को अपने माउथ के या ओरल कैविटी के या नेजल कैविटी के कांटेक्ट में लेकर के आया, तो वहां से भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। लेकिन इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बजाय ड्रॉपलेट के कम होती है। इसका जो मेन ट्रांसफरिंग रूट है वो क्या है? आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसको कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, और उसी टाइम पर अगर वो खांसता है, छींकता है, बातें करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स उसके माउथ से निकलेंगे वो आपके डायरेक्ट आपके सलाइवा या आपके म्यूकोजल मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगे। तो इसका जो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन वो है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज चेन ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है आपको पता है? मॉस्किटो। कौन सा रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? फीमेल एनोफिलीज। कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? फीमेल एनोफिलीज रेस्पॉन्सिबल है। और कैसे होता है ये? मैन, जो कि इन्फेक्टेड मैन, अगर इसको ये एनोफिलीज बाइट करती है, इसका ब्लड शक करती है, तो ब्लड के साथ ये एनोफिलीज में जाते हैं। और जब ये किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है इसके अंदर से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा। तो फीमेल एनोफिलीज जो है या मॉस्किटो जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये ऑर्थ्रोपोड में आते हैं। किस में आते हैं? ऑर्थ्रोपोड, जॉइंटेड लेग्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो टांगे होती है वो कैसी होती है? जॉइंटेड होती है, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रासहोपर, टिड्डा हो गया, कॉकरोच हो गया, मॉस्किटोज हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ऑर्थ्रोपोड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। या फिर मकड़ी हो गई, तो मकड़ी के भी आपने टांगे देखी होंगी, वो कैसी होती है? जॉइंटेड होती हैं। इसी तरीके से
इस मॉस्किटो के अंदर भी जो पैर होते हैं, टांगे होती हैं, वो भी जॉइंटेड होती हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोड कैटेगरी में रखा गया है। तो आपका ऑप्शन मिलता है फर्स्ट पर। ठीक है। अगर पिग से कोई डिजीज होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जूनोसिस बोलते हैं। ठीक है। मैमल, वर्ल्ड, मैन, तो ये इसका ट्रांसमिटिंग रूट नहीं है। इसके अलावा बर्ड, आर्थ्रोपोड, मैन, ये भी इसका ट्रांसमिशन रूट नहीं है। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज ऑल अमोंग द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन बाय वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या होता है? देखिए दो टर्म होती हैं, व्हीकल, वेक्टर। या तो इन्फेक्शियस एजेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्टली जाता है बिना किसी की हेल्प के। ठीक है, वो तो हो गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन। लेकिन अगर उसको किसी की हेल्प लग रही है कि कोई उसको लेकर के जा रहा है दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से लिया तो दूसरे व्यक्ति पर जाकर के छोड़ा, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में भी दो तरीके होते हैं कि अगर बैक्टीरिया या वायरस या इन्फेक्शियस एजेंट किसी सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैरी किया जाता है तो वो कहलाता है वेक्टर। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एग्जांपल देखा था मलेरिया का, तो वहां पे था मैन, आर्थ्रोपोड एंड मैन। तो आर्थ्रोपोड क्या है? मॉस्किटो। ये कैसा? लिविंग, जीवित प्राणी है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या? वेक्टर हो गया। और व्हीकल क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे आपका जो गंदा रुमाल था, इन कंटामिनेटेड जो रुमाल था, आपने किसी दूसरे को दिया, उसने यूज किया, तो यहां पर जो रुमाल था वो कैरी करके लेके गया, आपके जो अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट था उसको किसी दूसरे पर्सन तक लेकर के गया। तो हैंड कर्चीफ जो था, आपका रुमाल जो था, उसने किसका काम किया? व्हीकल का काम किया। क्लियर है? तो यहां पर किसकी पूछ रहे हैं? वेक्टर की बात हो रही है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो वेक्टर कैसे करेगा? बाइटिंग, काटेगा, मच्छर काटता है तो ट्रांसफर करता है। ठीक है। रिगर्जिटेशन, कई मॉस्किटोज ऐसे होते हैं जो कि काटते वक्त सलाइवा एक्सक्रीट करते हैं, तो वो सलाइवा जब एक्सक्रीट करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करते हैं, तो सलाइवा के द्वारा भी चला जाता है। स्क्रैचिंग ऑफ द इन्फेक्टिव फेसेस। ठीक है, जब कोई भी मॉस्किटो या कोई भी वेक्टर स्क्रैच करता है और उस स्क्रैच के ऊपर इन्फेक्टेड फीसेस, ठीक है, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट करता है, जिस जगह उसने स्क्रैच किया है उसी स्क्रैचिंग के ऊपर उसने अपना इन्फेक्टेड जो फेसेस होता है, ठीक है, जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उसने एक्सक्रीट किया है, तो उनके अंदर मौजूद इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो आपकी स्किन के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये तरीकों के द्वारा इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। क्रॉलिंग का मतलब होता है चलना या रेंगना। ठीक है, स्किन के ऊपर चलना या रेंगना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार के स्किन की इंटीग्रिटी जो थी उसको कोई भी ब्रेक डाउन नहीं किया गया है, ना ही यहाँ पर ट्रांसफर करने की बात हो रही है। क्रॉलिंग मतलब सिंपल आपकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा? ऑल अमोंग द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस बाय वेक्टर एक्सेप्ट। तो ये जो इन्फेक्शंस के तरीके, इनके द्वारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, क्रॉलिंग के द्वारा इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू एल्विलाई ऑफ लंग्स इज। जो ड्रॉपलेट की साइज कितनी होनी चाहिए कि वो ड्रॉपलेट आपके एल्विलाई तक पहुंच सकता है? ठीक है, ये हमने एक समझने से के पर्पज से एक आउटलाइन डायग्राम बनाया है लंग्स का। ठीक है, तो ये लोब्स यहां पर हमने बनाए हैं। अब यहां पर क्या होंगे? एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोई भी ड्रॉप्स आएगी, वो ड्रॉप्स इन ट्रैकिया के द्वारा पहुंच करके और कहां तक जानी चाहिए? एल्वियोलाई तक पहुंचनी चाहिए। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है उसका साइज कितना होना चाहिए कि वो यहां तक पहुंच सके। अब देखिए क्या होता है कि 5 से लेकर के 5 माइक्रोन से जो बड़े साइज के आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो यहीं तक आकर के स्टक हो जाते हैं। मतलब जो, क्योंकि ये जो लार्ज ब्रांचेज हैं ये आगे जाकर के स्मॉल ब्रांचेज में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, तो इनका जो साइज होता है, स्मॉल ब्रांचेस का जो साइज होता है वो इतना नहीं होता कि वो इन लार्ज जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं उनको ये कैरी कर सके। इसलिए क्या करते हैं कि जो लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ही रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1 to 2 माइक्रोन का साइज इतना छोटा होता है कि वो आपके एल्वियोलाई तक नहीं
पाते, बल्कि रास्ते में ही कहीं आपके मतलब ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही जाकर के ये उसकी वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और ये इतने इनके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि आपके एल्वुलाई के अंदर पेनिट्रेट कर सकें। जो आपका 1 to 5 माइक्रोन का साइज है, ठीक है, ये साइज इतना होता है कि ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता हुआ आपके सीधे कहां तक पहुंच सकता है, आपके एल्वुलाई तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये हमने समझने के लिए आपको एक आउटलाइन डायग्राम बताया है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट कि एल्वुलाई का जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का साइज कितना होना चाहिए कि वो आसानी से आपके एल्वुलाई तक पहुंच सके, तो उसका आंसर है 5 माइक्रोन, लेकिन रेंज हमको पूछिए तो 1 to 5 माइक्रोन। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शंस। नेचुरल इन्फेक्शंस के द्वारा इम्यूनिटी अगर होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं। देखिए इम्यूनिटी के टाइप हम समझ लेते हैं। इम्यूनिटी कैसे होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम क्या बना रहा है, एंटीबॉडीज बना रहा है, और आपकी जो मैक्रोफेजेज है उनको एक्टिवेट कर रहा है कि वो बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट कार्य कर सके। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, एंटीजन चाहिए। क्या चाहिए, एंटीजन चाहिए। बॉडी के अंदर एंटीजन को एंटर करना चाहिए। अब एंटीजन क्या हो सकता है, आपके बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है, या फंगाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या अदर पैरासाइट्स वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या करेगा, आपका एंटीजन का काम करेगा। एंटीजन क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स, वो केमिकल सब्सटेंस या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा रहा है। तो एंटीजन क्या होगा, जो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कराए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराए। क्या प्रोड्यूस कराए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराए, वो क्या कहलाएगा, एंटीजन, ठीक है। अब एंटीजन को बॉडी में जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो वो खुद चला जाए, सेल्फ जा रहा है, मतलब बिना किसी की मदद के जा रहा है, उसको अपन कहेंगे क्या, नेचुरल। और या फिर जा रहा है वो हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। हमारे द्वारा भेजा जा रहा है मतलब कैसा है, आर्टिफिशियल। या तो सेल्फ जा रहा है, खुद से जा रहा है, या फिर हमारे द्वारा भेजा जा रहा है, ठीक है। एंटीजन अगर सेल्फ जा रहा है तो उसको अपन कहेंगे नेचुरल, और खुद से हो रही है तो क्या हो गई, एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हमने भेजा है तो हमने भेजा क्या है, एंटीजन, और बॉडी खुद बना रही है एंटीबॉडी। नेचुरल में भी क्या था, एंटीजन जा रहा था और बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही थी। आर्टिफिशियल में भी हमने एंटीजन भेजा है, लेकिन जो एंटीबॉडी बनाने का काम किसका है, बॉडी का है। तो वो हो गया आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव कब कहेंगे हम, जब बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही हो, जब हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बना रहा हो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में, तो वो इम्यूनिटी कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब एंटीजन को बॉडी में जाने के दो तरीके हैं, या तो वो खुद से चला जाए, खुद से चला गया तो हमने कह दिया नेचुरल, और अगर हमने भेज दिया तो वो हो गया आर्टिफिशियल। लेकिन दोनों ही केस में बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो खुद एंटीबॉडी बना रहा है, इसलिए दोनों ही केस में क्या होगी, इम्यूनिटी एक्टिव होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी। जब हम को लगता है कि बॉडी खुद से, हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडी नहीं बना पाता, या जितने टाइम में एंटीबॉडी बनाएगा तब तक शरीर को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रेडीमेड एंटीबॉडी, अब रेडीमेड एंटीबॉडी भी दो तरीके से जाती हैं, या तो नेचुरल प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी जाती हो, जो जिसको कि नेचर ने बनाया है, ठीक है, और वो एंटीबॉडी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जा रही हो, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग। मदर के शरीर में या मदर के मिल्क में जो एंटीबॉडी होंगी, बेबी जब उसको सक करेगा, ठीक है, मिल्क पिएगा, तो उसके साथ वो एंटीबॉडी बच्चे के शरीर में जाएंगी, जो कि उसको इन्फेक्शन से बचाएंगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपका किसका हो गया, रेडीमेड एंटीबॉडी भेजने का तरीका हो गया, लेकिन ये कैसा है, नेचुरल है, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम एंटीबॉडी खुद लेबोरेटरी में तैयार करें, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी लेबोरेटरी में तैयार करें, और तब उस एंटीबॉडी को डायरेक्टली पर्सन के अंदर इंजेक्ट करें, तो वो कैसा हो जाएगा, आर्टिफिशियल। तो यहां पर भी देखेंगे हम एंटीबॉडी भेजने के दो तरीके, या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहां पर एंटीबॉडी जो है वो व्यक्ति खुद नहीं बना रहा, बल्कि हम बाहर से भेज रहे हैं। तो खुद नहीं बना रहा मतलब इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है। कैसा है इम्यून सिस्टम, पैसिव, क्योंकि इसमें व्यक्ति के इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं है, ये एंटीबॉडीज बाहर से उसको भेजी जा रही हैं।
तो अगर ये हम एग्जाम्पल की बात करें, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जैसे कई केसेस में हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसका एग्जांपल हो गया? आपका आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया। क्लियर है? तो ये इम्यूनिटी के टाइप्स हैं। पहला हो गया आपका नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव, नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। ये 4 प्रकार के टाइप्स हो गए इम्यूनिटी के। अब हमसे पूछा है इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन मतलब हमको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने का मतलब क्या है? एंटीजन गया है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर एंटीजन गया है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो हमको इम्यूनिटी मिली है वो किसके द्वारा मिली है? नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा मिली है। तो नेचुरल हो गया पहला पार्ट इसका। दूसरा हो गया एक्टिव, क्योंकि हमने एंटीबॉडी नहीं भेजी, एंटीबॉडी बॉडी खुद बना रही है, तो कैसी होगी? एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज बीसीजी। बीसीजी कैसी है वैक्सीन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम एग्जाम में ये रिपीट होता है। बीसीजी इज ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। कैसी है ये? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है? वैक्सीन मतलब इसका जो बैक्टीरिया होता है वो तो जीवित होता है, मतलब खुद से मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन इसकी जो डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है, इसकी जो डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है उसको अपन क्या कर देते हैं? डिक्लाइन कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जब इस बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ये कोई भी डिजीज नहीं करता, लेकिन लाइव होने की वजह से क्या करता है? ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और साथ के साथ ये मल्टीप्लाई भी करता है, ताकि बनने वाली इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रोंगर हो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका जाएगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट इज द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसी वैक्सीन जो कि परमानेंट स्कार छोड़ती है, मतलब निशान छोड़ती है, वो कौन सी होती है? बीसीजी होती है। आपने देखा होगा कि बीसीजी को अपन कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। कब लगाते हैं? एट बर्थ लगाते हैं। रूट क्या रहता है? इंट्राडर्मल। क्या रहता है? इंट्राडर्मल रूट रहता है। कितनी देते हैं? 0.1 या 0.05 ml देते हैं। ठीक है, 0.1 या 0.05 ml। अगर हम बर्थ के टाइम पर भूल जाते हैं तो इसको 1 मंथ तक इसको हम दे सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर इसको हमको देना होता है। ठीक है, लेफ्ट आर्म देते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस हाथ पर लगाई जाती है, कब लगाई जाती है? ये भी आरआरबी अहमदाबाद का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी अहमदाबाद का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीसीजी वैक्सीन को कब लगाया जाता है? एट बर्थ लगाया जाता है। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। और इस रूट पर, क्योंकि बीसीजी को हम लगाते हैं किस पर? लेफ्ट आर्म पर, इस पर कोई अदर वैक्सीन नहीं लगाई जाती। नो अदर वैक्सीन ऑन दिस हैंड। इस हाथ पर और कोई दूसरी वैक्सीन नहीं लगाई जाती, लेकिन कुछ स्टेट्स में जहां पर जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन लगाई जाती है, जहां पर जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है आपके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है, जो आपके पूर्वोत्तर इलाके हैं जहां पर जापानीज एन्सेफेलाइटिस का स्कोप ज्यादा है, वहां पर जापानीज एन्सेफेलाइटिस को आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो वैक्सीन लगाई जाती है वो कब लगाई जाती है? 9वें महीने पर लगाई जाती है। ठीक है, 9 मंथ पर लगाई जाती है। और 9 मंथ पर 3 वैक्सीन और लगाई जाती है। एक तो आपके लगाई जाती है एमआर लगाई जाती है। ठीक है, एमआर मीजल्स रूबेला, ये आपके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल है, एमएमआर नहीं है। एमएमआर जो वैक्सीन है वो आपके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो कई स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि जब वो 9 मंथ पर पूछते हैं तो एमएमआर लिखते हैं, जबकि वो एमएमआर नहीं है, वो लिखा होता है M/MR। इसका मतलब होता है मीजल्स या फिर मीजल्स और रूबेला। उसका कारण क्या है कि 2018 में पहले लगती थी मीजल्स, 2018 के अप्रॉक्स इस मीजल्स को रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट कर दिया गया? एमआर में। तो इसलिए M/MR है, मीजल्स या मीजल्स रूबेला, एमएमआर नहीं है। ठीक है, तो 9 मंथ पर जो वैक्सीन लगती है वो लगती है एमआर। तो एक तो लगती है एमआर, ठीक है, और दूसरी आपकी लगती है कौन सी?
विटामिन ए, और तीसरी आपकी लगती है जापानीज एंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो एमआर आपकी लगती है राइट हैंड पर, विटामिन ए लगती है आपकी ओरल। ठीक है, पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है वो 9 मंथ पर नहीं लगती, लेकिन उसको अपन लगाते हैं कहां पर, इंट्रामस्कुलर थाई में। ठीक है, तो ये वैक्सीन जो है वो हाथों में लगने वाली वैक्सीन है। तो एमआर को लगाते हैं राइट पर, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस को किस पे लगाते हैं हम, लेफ्ट पर लगाते हैं। तो आपका जो लेफ्ट आर्म है उस पर 2 वैक्सीन लगती हैं। बीसीजी, एक तो लगती है आपके बीसीजी। तो वैसे तो जहां पर जापानीज एंसेफेलाइटिस शामिल नहीं है, अगर वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि केवल कौन सी वैक्सीन लगेगी, तो बीसीजी। लेफ्ट आर्म पे हम कोई दूसरी वैक्सीन नहीं लगाते, लेकिन जहां पर जापानीज एंसेफेलाइटिस इंक्लूडेड है वहां पर हम उसको लेफ्ट आर्म के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट आर्म पर 2 वैक्सीन लगती हैं, लेकिन उन केसेस में, उन स्टेट्स में जहां पर ये प्रिविलेंट है, बाकी की केवल एक ही वैक्सीन लगती है, बीसीजी। और बीसीजी जो लगती है उसका कारण यह है कि होता है जो इंजेक्शन साइट जो है इसकी क्योर जो होती है, रिपेयरिंग जो होती है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, और टाइम लगने के साथ साथ ही ये परमानेंट स्कार वहां पर छोड़ देती है। नेक्स्ट इज स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 1980 में स्मॉल पॉक्स जो है वो दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। इसका जो लास्ट केस था वो 1997 में कहां देखने को मिला था, सोमालिया में देखने को मिला था। ठीक है, 1997 में सोमालिया में देखने को मिला था, और 8 मई 1980 को इसको WHO द्वारा इरेडिकेट कर दिया गया। तो ये साइडलाइन इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये डेट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिंपल भी नहीं दिए जाए 1980, आपको ये डेट पता होनी चाहिए। 8 मई 1980 को स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट डिक्लेयर कर दिया गया पूरी दुनिया से। मतलब इसके केसेस अब किसी भी दुनिया में किसी भी पार्ट में नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन। जो फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन, अगर डीपीटी वैक्सीन जम जाती है फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, तो सीधा सा डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि डीपीटी जो होती है वो फ्रीज सेंसिटिव होती है। फ्रीज सेंसिटिव होती है मतलब इसका कारण क्या है, इसका क्या है मतलब कि अगर ये जम गई तो ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यहां पर हीट और फ्रीज सेंसिटिव को समझने के लिए हमने एक चार्ट रखा है। कुछ वैक्सीन होती हैं जो कि हीट और लाइट सेंसिटिव होती हैं। मतलब अगर ये फ्रीज टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, जैसे ये अगर 2 डिग्री से एक्सीडेंटली, वैसे तो हमारा जो टेम्परेचर रेंज होता है वो होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन एक्सीडेंटली बाई चांस अगर ये 2 टेम्परेचर के आसपास 2 डिग्री सेल्सियस है उससे हल्का सा कम हो जाती है, तो इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनका टेम्परेचर 8 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो ये खराब हो जाएंगी। तो ऐसी वैक्सीन कहलाती है हीट सेंसिटिव। उसके अपोजिट होती है फ्रीज सेंसिटिव। इनका क्या है कि अगर इनका टेम्परेचर 8 डिग्री से ऊपर चला जाता है एक्सीडेंटली, तो कुछ टाइम के लिए खराब नहीं होंगी, बच जाएंगी। लेकिन अगर इनका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम चला गया तो वहां पर ये खराब हो जाएंगी। फ्रीज सेंसिटिव कहलाती है इनकी, ये जो कंडीशन है वो कहलाती है फ्रीज सेंसिटिव। तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो है वो कौन सी आपकी, ओपीवी, मीजल्स, बीसीजी, रोटावायरस एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस। नॉट डैमेज्ड बाय फ्रीजिंग, अगर फ्रीज हो जाती है एक्सीडेंटली तो डैमेज नहीं होगा। इसी तरीके से फ्रीज सेंसिटिव है हेपेटाइटिस, पेंटा, पीसीबी, आईपीवी, डीपीटी एंड टीटी। ये हीट स्टेबल होती हैं लेकिन शुड नॉट बी फ्रोजन। क्वेश्चन क्या था हमारा, फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। तो अगर फ्रीज हो गई है, अगर फ्रीज हो गई है तो ये क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर मैंने आपको ऑर्डर मेंटेन किया है। ये वैक्सीन है जो कि हीट के लिए सेंसिटिव है, और ये वैक्सीन जो है फ्रीज के लिए सेंसिटिव है। तो सबसे ज्यादा फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी आपकी, हेपेटाइटिस बी। सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी आपकी, ओपीबी। लेकिन क्वेश्चन आता है, अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पर बीसीजी दिखाया है, सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन आपकी आती है ओपीबी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको हीट से बचाना होता है। लेकिन बीसीजी कब, आफ्टर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि इस वैक्सीन को, ये जो वैक्सीन होती है वो पाउडर फॉर्म में आती है, और पाउडर फॉर्म जो होता है वो उसका क्या होता है, लीस्ट सेंसिटिव होता है। मतलब अगर पाउडर फॉर्म में और अगर वो एक्सपोज हो जाती है तो लीस्ट सेंसिटिव है। इसके लिए जो डाइल्यूएंट्स दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन के लिए, जो है डाइल्यूएंट्स दिया जाता है, और वो डाइल्यूएंट्स होता है आपका नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन में डाइल्यूट करने के बाद ये क्या हो जाती है,
लिक्विड बन जाती है। अब वो जो लिक्विड फॉर्म है, वो लिक्विड फॉर्म जो है वो हाईली हीट सेंसिटिव है, मतलब ओपीबी से भी ज्यादा। ठीक है, तो पोलियो से भी ज्यादा हीट सेंसिटिव ये हो जाएगी, लेकिन कब? आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंपल दिया जाता है ओपीबी, बीसीजी, आईपीबी और एमआर, तो आपका आंसर जाएगा ओपीबी। लेकिन अगर बीसीजी में लिख दिया रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी, तो फिर आपका आंसर जाएगा बीसीजी। ठीक है, तो ये वैक्सीन जो है वो हीट सेंसिटिव है और ये वैक्सीन जो है वो आपको फ्री सेंसिटिव है। ये जो पूरा चार्ट और ये पूरा कंटेंट जो है वो आपको हमारे नोट्स के अंदर मिल जाएगा। नोट्स आप हमारे परचेज कर सकते हो विनायक नर्सिंग एकेडमी के ऐप के माध्यम से, आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपीज में आपको 1 ईयर के लिए नोट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। और अगर आप उनको परचेज करना चाहते हो तो 2500 रुपये प्लस 250 रुपये कोरियर चार्ज आपको प्रिंटेड और बाइंडेड नोट्स आपको आपके एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारा प्लान परचेज करना चाहते हो, आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। विनायक नर्सिंग एकेडमी के नाम से ऐप है, और डाउनलोड करने के बाद आप हमारा ऑल इन वन प्लान सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत में, मात्र 1499 रुपये पर ईयर में, जहाँ पे आपको मिलेगा डेली वीडियो लेक्चर्स जो कि कैसे होंगे, रिकॉर्डेड होंगे। इसके अलावा फ्री पीडीएफ नोट्स इसके साथ अवेलेबल है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज ऑप्शन भी फ्री मिलेगा इसके साथ, आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप हमारा ये प्लान करते हो, तो आपके प्लान परचेज करते हो तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप केवल पीडीएफ नोट्स भी लेना चाहो तो वो भी आप हमारा प्लान सब्सक्राइब कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9950 755 186। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और आप लोगों के लिए ईएसआईसी के प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।